जय हिंद मित्रों, हमारे चैनल महेश्वरी क्लासेज में आपका अभिनंदन है। आज की क्लास में हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं को कवर करेंगे। आज की क्लास ऐसी होगी जो आपको पंचवर्षीय योजनाओं को कभी भूलने नहीं देगी। देखिए, हम लोग सिर्फ रटने पर जोर देते हैं, इसलिए भूल जाते हैं। इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं और कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, इसलिए एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपके लिए कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यूज़ दोनों ज़रूरी है। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और परफॉर्मेंस में भी सुधार आएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसका लाभ उठा सकें। आपको मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिसको आप सब्सक्राइब कर लें, जहां से आप मेरे वीडियो लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नियोजन नीति के इतिहास को समझेंगे और फिर पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ। आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना। मीन्स के प्लानिंग करना, ठीक है। आर्थिक नियोजन मतलब आर्थिक अर्थ का नियोजन कैसे करेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे एक निश्चित अवधि के लिए। वो अवधि 5 साल, 10 साल या 15 साल कुछ भी हो सकती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, प्लानिंग बनाते हैं। जैसे अभी हम लोगों को कोई तैयारी करता है एग्ज़ाम का, जैसे यूपीएससी का तैयारी कर रहा हो, जेपीएससी का तैयारी कर रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसके सिलेबस को देखते हैं, फिर उसको हम लोग उसका टाइम पीरियड बांटते हैं कि भाई इतना टाइम में हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है और इतने समय में इसको कवर करना है। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहाँ हम लोग टाइम को मैनेज करते हैं, टाइम का प्लानिंग करते हैं। उससे उसी तरह से यहाँ पे क्या किया जाता है, आर्थिक नियोजन किया जाता है, ठीक है। कि हमारे देश में जो उपलब्ध संपदाएं हैं, जो सेवाएं हैं, उसको हम एक निश्चित अवधि में, वो 5 साल, 10 साल, या जो भी टाइम ड्यूरेशन हम लोग सेट करते हैं, तो उतने समय में हम कैसे उसको एफिशिएंटली और अधिक से अधिक हम उसका लाभ उठाएं, इस तरह से हम उसको नियोजित करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, आर्थिक नियोजन बोला जाता है, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन का इतिहास हम लोग देखते हैं कि नियोजन नीति ये जो बनाई जाती है, भारत में नियोजन नीति जो बनाई जाती है, इसका इतिहास क्या है, कैसे शुरुआत की गई, ये प्लानिंग कैसे शुरुआत हुई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ कि भारत के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये एक बुक थी, जिस बुक को लिखा किसने, सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखा गया, ठीक है। और ये बुक कब लिखा गया, 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा एक बुक लिखी गई, जिस बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसमें सबसे पहले क्या किया गया, ये नियोजन नीति के बारे में बताया गया, चर्चा की गई। इसमें बताया गया कि भारत के नियोजित विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम बनाए जाएं, ठीक है। इस बुक में इन्होंने लिखा, विश्वेश्वरैया सर ने लिखा कि 10 वर्ष के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाए, एक नियोजित विकास किया जाए। अब कहीं भी मान लीजिए आपकी कुछ भी इनकम हो रही हो, XYZ जो भी आपकी इनकम हो, और आप बिना प्लानिंग के आप उसको जहाँ भी कहीं भी खर्च किए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कोई अच्छा आउटपुट निकलेगा। आपको जहाँ खाने पे खर्च करना चाहिए 2000, तो आप वहाँ पे 5000 खर्च कर दे रहे हो। पढ़ाई पे आपको खर्च करना चाहिए 5000, तो आप वहाँ पे 2000 ही खर्च कर रहे हो। तो ये क्या हो जाता है, मिस मैनेजमेंट जो होता है ना, ये क्या होता है, ये घातक होता है। यहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा। इसलिए वेल मैनेज तरीके से अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी काम प्लानिंग के तहत करते हो, तो क्या होता है, हमारा रिजल्ट जो होता है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। तो उस समय में ये जो विश्वेश्वरैया सर जो थे, उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने बोला कि देश के लिए जो है ना एक नियोजन नीति बनानी चाहिए, और वो एक निश्चित समय के लिए बनाया जाए कि भैया हम लोग टारगेट रखेंगे कि 10 वर्ष में हम लोग ये काम कंप्लीट करेंगे। और जब हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग टारगेट लेंगे कि 10 साल, 5 साल हम लोग फिर इसके बाद में ये काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इसकी नियोजन नीति के बारे की शुरुआत की गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट आया बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान आया था 1944 ईस्वी में, ठीक है। और इसको लाने का श्रेय जाता है मुंबई के प्रमुख 8 उद्योगपतियों को, जो हैं PD ठाकुर, जॉन मथाई, JRD टाटा, JD बिरला, सर अर्देशीर दलाल, श्रीराम, कस्तूरीलाल भाई और AD श्रॉफ।
इनके द्वारा बॉम्बे प्लान लाया गया, बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जो कि 1944 ईस्वी में आया था। ये डेट आप याद रखोगे क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये यूजीसी नेट में आता है, पीसीएस के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और पीजीटी के एग्ज़ाम्स में भी कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कहा गया, बॉम्बे प्लान जो आया था इसमें 15 वर्ष के लिए योजना प्रस्तुत किया गया था कि भाई जो नियोजन नीति बने वो 15 वर्षों के लिए बनाया जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आया गांधीवादी योजना, जिसको इंग्लिश में गांधीयन प्लान बोलते हैं, ठीक है। और इसे लाने का श्रेय जाता है श्रीमन नारायण को। और ये योजना भी 1944 ईस्वी में आई थी। इसके बाद जन योजना आया, जन योजना को इंग्लिश में पीपल्स प्लान बोलते हैं, ये 1945 ईस्वी में आई थी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखोगे आप कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है कि पीपल्स प्लान कब आया था, तो 1945 में। गांधीवादी योजना कब आई थी, तो 1944 ईस्वी में। किसके द्वारा लाया गया था, तो श्रीमन नारायण के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जन योजना के बाद में जन योजना जो है पीपल्स प्लान, ये 1945 में एमएन रॉय के द्वारा लाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आया सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना जो है ये आया था 1950 में, ठीक है। इसके बाद योजना आयोग का गठन किया गया, योजना आयोग जिसे प्लानिंग कमीशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। योजना आयोग के द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई और 7 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। 12 पंचवर्षीय योजनाएं मीन्स कि 5 वर्षों के लिए बनाई गई योजना, जो कि 12 बनाई गई थी, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या कितनी है, 12, और 7 वार्षिक योजनाएं जो 1-1 साल के लिए बनी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो निवेश होता है ना, इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, वो 55% जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर में होता है, और 45% जो होता है वो पब्लिक सेक्टर में होता है, ठीक है। मीन्स कि जो सरकार जो इन्वेस्टमेंट करती है, जो निवेश करती है, उसका 55% जो है वो प्राइवेट सेक्टर में करती है, और 45% जो इन्वेस्टमेंट करती है वो पब्लिक सेक्टर में करती है। ये इम्पॉर्टेंट है समझना आप लोगों को कि देखिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, तो अब बोलते हैं ना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, या प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा, या भी अंबानी अडानी और इन सब का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा था न्यूज़ में। तो देखिए इसका कारण होता है, रीज़न है इसके पीछे कि क्यों प्राइवेट सेक्टर पे सरकार इतना जोर देती है, क्यों पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा खर्च नहीं करती है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो सामाजिक कल्याण के तहत किया जाता है कि भैया पब्लिक को उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जा सके। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, वहाँ पे होता है कि प्रॉफिट कमाना है। तो जब प्रॉफिट होगा तभी ना कंट्री आगे बढ़ेगा, आर्थिक विकास होगा। आप हर समय सिर्फ समाज सेवा नहीं सोच सकते, आपको समाज सेवा भी करना है, लोगों का ध्यान भी रखना है, लेकिन उसके लिए तो आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना ज़रूरी है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है, सरकार जो निवेश करती है तो वो ज़्यादातर निवेश कहाँ करती है, प्राइवेट सेक्टर में करती है। 55% जो होता है निवेश वो प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है, और 45% जो है वो पब्लिक सेक्टर में किया जाता है। तो देखिए 55% जो प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, देखिए पहले एक तो है ऊर्जा, और दूसरा है संचार, और तीसरा है परिवहन। ये सब क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। और इसमें सरकार खर्च करती है, इसमें इन्वेस्टमेंट करती है, तो उससे क्या होता है, लाभ मिलता है, ठीक, उससे सरकार को अर्निंग भी होती है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और न्यूनतम जो मिनिमम नीड्स होती हैं लोगों की, जैसे भोजन वगैरह का सुविधा करना, फ्री में पढ़ाई जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत या सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील की सुविधा की गई है, ये सब क्या होता है, ये सरकारी योजनाओं के तहत चलता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पैसा खर्च करती है सरकार, जो इन्वेस्टमेंट करती है उसका रिटर्न मिलता है क्या, इसमें रिटर्न बहुत कम मिलता है ना। केवल रिटर्न क्या है कि भाई अच्छा पढ़ाई होगा तो बच्चे पढ़ेंगे, मानव संसाधन का विकास होगा, पढ़ेंगे, स्किल्ड होंगे तो अच्छा वर्कर मिलेगा, जो अच्छा वर्कर मिलेगा, मानव संसाधन अच्छा होगा तो आगे जा कर के अच्छे फैक्ट्री में अच्छे लोग काम करने वाले मिलेंगे, स्किल्ड रहेंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें रिटर्न नहीं मिलता है,
ये सब क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार जब प्रोवाइड करवाती है तो इसे रिटर्न नहीं ना मिलता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो संचार विभाग में जो निवेश करेगी, जो परिवहन विभाग में निवेश करेगी, वहाँ से उसको रिटर्न मिलेगा ना, ठीक है। इसलिए इसके पीछे का कारण जो निवेश जो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ से सरकार को क्या होगा, इनकम मिलेगा। अब लेकिन देखिए जो जीडीपी होता है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जीडीपी का 73% जो होता है ना, वो प्राइवेट सेक्टर से मिलता है। देखिए अभी हम बताते हैं, और 23% जो होता है वो पब्लिक सेक्टर से मिलता है। पब्लिक सेक्टर में सरकार अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका रिटर्न उसको मात्र 23% मिलता है जीडीपी का। ये देखिए कितना कम है, इतना में तो देश चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन 73% जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर से मिलता है। और चूँकि प्राइवेट सेक्टर से इतना रिटर्न आता है सरकार को, जीडीपी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट सेक्टर का, इसलिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती है गवर्नमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या होती है कि 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु बनाई गई सुनियोजित योजना। क्या है पंचवर्षीय योजना कि ये 5 वर्ष के, पंचवर्षीय मीन्स कि 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार जो योजनाएं बनाती हैं, किस तरह की योजनाएं बनाती हैं, इन योजनाओं में देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। एक सुनियोजित ढंग से कि भैया किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास कर सकते हैं, किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक विकास कर सकते हैं, जो समाज के लिए कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, पंचवर्षीय योजना बोला जाता है। ये क्या है, एक केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। केंद्रीकृत क्यों बोला जाता है कि सेंट्रलाइज्ड क्यों है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। और दूसरा क्या है, एकीकृत। एकीकृत मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये सबको इंक्लूसिव है, ठीक है। मतलब ये सबको एक समान भाव से देखते हुए बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह का कोई पक्षपात वाला भाव नहीं रहता है, इसलिए ये एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक बनाई जा चुकी हैं, ठीक है। और अभी तो अब पंचवर्षीय योजनाओं का वो योजना आयोग का ही विघटन हो गया और अभी उसके जगह पे नीति आयोग आ गया है, ठीक। तो पंचवर्षीय योजना को समझने के लिए आप बहुत इजी शब्दों में बताएं, एक इजी एग्जांपल दें तो आप हमारे स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे झारखंड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको आप एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं याद रखने के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी फॉर्म निकलता है, कोई भी जॉब वैकेंसी आती है, तो वो पंचवर्षीय योजना या 7 वर्षीय इस टाइप का ही होता है कि नहीं होता है कि भैया सरकार तो पहले घोषणा करती है, घोषणा करने के बाद में 2 से 3 साल उनको लग जाता है उसको लाने में, और उसके बाद फिर उसमें कोर्ट केस होगा और बहुत तरह का विवाद होगा, और वो सब करते करते ज्वाइनिंग होते होते 5 से 7 साल का टाइम लग ही जाता है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे झारखंड के ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, आपका जो भी वैकेंसी आती है उसको आप समझिए कि वही पंचवर्षीय योजना की तरह ही होता है, ठीक है। इसी तरह से पंचवर्षीय योजनाएं हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं कब कब आई, कितनी योजनाएं हैं और वो उसकी समयावधि क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखिए पहली योजना जो है, जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 56 तक की है, ठीक है। पहली योजना 1951 से 56, दूसरी योजना 56 से 61, तीसरी योजना 1961 में आई थी और 1966 तक चली थी। उसके बाद 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद योजना अवकाश हुआ था। मतलब उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना आने के पहले क्या है ना, 3 साल तक जो है वो एनुअल वार्षिक योजना बनाई गई थी, ठीक है। वो अवधि क्या है, 1966 से 1969, इसको क्या बोला जाता है, योजना अवकाश बोला जाता है। उसके बाद चौथी योजना 1969 से 1974 तक, पांचवी योजना जो आई थी वो 1974 से 78 तक। उसके बाद रोलिंग प्लान आया था, रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक आया था, 2 वर्षों के लिए। उसके बाद छठी योजना आई थी 1980 से 85, सातवीं योजना 1985 से 1990 तक। फिर वार्षिक योजनाएं आई थी 90 से 92 तक, 2 वर्षों तक। उसके बाद नेक्स्ट है 8वीं योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक आई थी, 1992 से 1997 तक का टाइम पीरियड था उसका। फिर 9वीं योजना जो थी वो 1997 से
2002 तक चला था, और उसके बाद 10वीं योजना आई 2002 से लेकर 2007 तक। नेक्स्ट 11वीं योजना 2007 से 2012, और 12वीं योजना जो थी वो 2012 से 2017 तक। ठीक है, इस चार्ट को आप लोग याद कर लोगे। टाइम पीरियड देखिए, जो पीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, किसी भी स्टेट के जो पीएससी एग्ज़ाम होते हैं या यूपीएससी का जो पेपर होता है, ये सब में क्या होता है ना, बहुत डीप पूछता है। लेकिन जो टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, टीजीटी पीजीटी इस तरह का जो भी एग्ज़ाम होता है ना, इसमें क्या ज़्यादातर आपको समय अवधि पूछी जाती है कि कौन कितना टाइम पीरियड में पहली योजना आई थी, तीसरी योजना। इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत डीप से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन पीसीएस वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है उसमें डीप से पूछा जाता है। तो आप इस चार्ट को अच्छे से याद कर लोगे। देखिए, अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। एक एक करके हम लोग सारी पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड क्या था, 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक का था। इस योजना को क्या बोला जाता है, पुनरुत्थान योजना भी बोला जाता है। ठीक है, पुनरुत्थान योजना। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का अन्य नाम या उपनाम क्या है, तो इसको क्या बोला जाता है, पुनरुत्थान योजना भी बोला जाता है। ठीक है, इस समय में मुद्रास्फीति में कमी आई थी। मुद्रास्फीति में इस कमी कब आई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अच्छा, इसके बाद क्या है कि कृषि क्षेत्र को उच्चतम प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई थी, तो कृषि क्षेत्र का विकास पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। क्योंकि उस समय में क्या हुआ था ना कि नया नया हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय में खाद्यान्न की कमी हो गई थी। तो खाद्यान्न की कमी थी तो हम लोगों को बाहर से बहुत सारा चीज़ जो है इम्पोर्ट कराना पड़ता था। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता था, बहुत बड़ा जो हमारा जो हम लोगों का जो पैसा बहुत ज़्यादा कंट्री से बाहर चला जाता था। इसलिए मतलब अपने ही, अगर मान लीजिए हम लोग खुद से ही उसका उपजा लें, ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें, हमारे यहाँ ही अगर खाद्यान्न अच्छे से उपज हो जाए तो बाहर से मंगाने की ज़रूरत क्या है। तो इसीलिए जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी उसमें खाद्यान्न को मीन्स कि कृषि क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, उसको बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया गया था। और ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थे। किस मॉडल पर आधारित थी, हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्या है, देखिए कि कीमत स्थायित्व। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि कीमत स्थायित्व, विद्युत एवं यातायात पर बल। किस कीमत मतलब प्राइस कंट्रोल रखा जाए, मुद्रास्फीति ना होने दिया जाए। ज़्यादा अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा, समस्या आएगा। क्योंकि लोगों के पास तो पैसा है नहीं, लोगों के पास में पैसा है नहीं, महंगाई अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो समस्या आ जाएगी ना, बहुत ज़्यादा अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो प्राइस को जो है वो कंट्रोल में रखा जाए। ठीक है, और विद्युत एवं यातायात पर बल दिया गया कि यातायात के साधन बढ़ाए जाएँ। ठीक है, बिजली सब जगह विद्युत, ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत का उत्पादन किया जाए। ठीक है, और सब हर घर तक पहुंचाया जाए, इस पर जोर दिया गया। अच्छा, इसी समय में क्या हुआ था, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना की गई थी 1952 ईस्वी में। दूसरा क्या हुआ था, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी फरवरी 1955 में। नेक्स्ट 1954 ईस्वी में लघु उद्योग की भी स्थापना की गई। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1956 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड की स्थापना आईसीआईसीआई के नाम से हम जिसको जानते हैं, जनवरी 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें लक्षित वृद्धि दर था 2.1% और वास्तविक वृद्धि दर जो था वो 3.5%। बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें 5 साल के लिए लक्षित जो वृद्धि दर थी कि हमारा जो इकोनॉमी है वो 2.1 के रेट से हम ग्रो करेगा। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में जो ग्रोथ हुआ वो उससे कहीं ज़्यादा हुआ, 3.5% तक पहुंच गया था। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा साइन होता है इकोनॉमी के लिए, इतना अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड है 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये नाम आप याद रखो कि कौन सी योजना किस मॉडल पर आधारित थी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट देखिए, इसे भौतिकवादी योजना या नेहरू महालनोबिस योजना भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या है? भौतिकवादी योजना या नेहरू महालनोबिस योजना, ठीक है। अच्छा, इस योजना में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें किन किन चीज़ों को प्राथमिकताएं दी गई थी? पहला, तीव्र औद्योगिकरण। यहाँ इसके अंतर्गत क्या किया गया? बड़े एवं आधारभूत उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, उनका निर्माण पर ज़्यादा जोर दिया गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना पर जोर। समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना पर जोर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई समाज में ये जो ऊंच नीच या अमीर गरीब या इस तरह का जो भी जाति आधारित जो भी ये डिफरेंसेस थे ना, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए, असमानताओं को कैसे कम किया जाए, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसके दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में ही भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहाँ पे सोवियत संघ, भिलाई छत्तीसगढ़ में जो जगह है ना, वहाँ पे सोवियत संघ की मदद से आयरन प्लांट का स्थापना किया गया था। उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में जो दुर्गापुर जगह है, वहाँ पे ब्रिटेन की सहायता से इस्पात के कारखानों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है देखिए, राउरकेला जो कि ओडिशा में पड़ता है, वहाँ पे जर्मनी की सहायता से इस्पात कारखाना का स्थापना किया गया था, ठीक है। अच्छा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्षित वृद्धि दर कितना था? 4.5%, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर जो था वो कितना हुआ? 4.2%। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वृद्धि जो टारगेट जो किया गया था उससे क्या है, थोड़ा सा 0.3 कम है, लेकिन फिर भी इसको उतना ख़राब नहीं मानेंगे क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1961 से लेकर के 1966 तक का 1966 तक का था, ठीक है। प्रोफेसर सैडी व सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रोफेसर सैडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। इसका अन्य नाम क्या है? देखिए ये यहाँ गलती से लिखा गया है, ये रॉन्ग है, ठीक है। इसका अन्य नाम गाडगिल योजना नहीं है, ये रॉन्ग है। ये फोर्थ जो योजना आई थी ना उसका नाम गाडगिल योजना, ठीक है, इसको आप काट देना। नेक्स्ट क्या है देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, पहला, खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, कि भाई हम अपने यहाँ ही इतना पैदावार कर लें खाद्यान्न का कि हमको बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, हम आत्मनिर्भर बन जाएं, ठीक है। और दूसरा क्या है? रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, उपलब्ध कराए जाएं। बेरोजगारी नहीं रहेगी तो गरीबी भी नहीं रहेगी, और गरीबी दूर होगी, हमारे यहाँ अपने आप खाने पीने के सामानों का उपज बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा? देश आत्मनिर्भर बनेगा, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और तीसरा क्या था? असमानता में कमी लाना। ये जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो था ना कि भाई कुछ लोग अमीर हैं तो बहुत अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं तो बहुत गरीब हैं कि खाना तक नहीं मिल रहा है, तो ये जो असमानताएं हैं समाज में उसको कैसे कम किया जाए। और भी अलग अलग स्तर पर असमानताएं पाई हैं हमारे देश में, अभी भी हैं, लेकिन उस समय ये सब बहुत ज़्यादा था, तो उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, ठीक है। उसके बाद जो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है उसमें लक्षित वृद्धि दर जो था वो कितना था? 5.6%, और वास्तविक वृद्धि दर 2.4%। देखिए टारगेट कितना किया गया था? 5.6%, मतलब कितना ज़्यादा है। जिस तरह से ग्रोथ हो रहा था, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में हुआ, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हो पाया, और वास्तविक वृद्धि दर बहुत ज़्यादा गिर गया, 2.4% हो गया। अच्छा देखिए इसका रीज़न क्या था ना कि देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि पर ध्यान दिया गया, लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी ना उसमें उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो जब खाद्यान्नों की कमी रहेगी, जब आपके पेट में खाना ही नहीं रहेगा भैया, तो उद्योग में आप काम कैसे करोगे? तो यहाँ पर ये दिक्कत आ गई कि खाद्यान्न की भारी मात्रा में कमी हो गई थी उस समय में। इसीलिए क्या इस समय में क्या देखा गया कि ये जो मिसमैनेजमेंट जो हो गया ना, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि ऋणात्मक विकास, इस काल में ऋणात्मक विकास देखने को मिला, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है देखिए, सबसे कम आर्थिक विकास दर इसी योजना में रही। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे कम आर्थिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखने को मिली? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखने को मिली, ठीक है। और इस योजना को क्या नाम दिया गया था? आर्थिक गतिशीलता की अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं? टेक ऑफ स्टेज। ये हम लोग एक मॉडल पढ़ते हैं, आर्थिक वृद्धि एवं विकास जो होता है ना उसमें पढ़ते हैं हम लोग एक मॉडल,
रोस्टो, हाँ हाँ शायद रोस्टो मॉडल है, जो 5 स्टेज दिया गया है ग्रोथ का, ठीक है। तो उसी में एक स्टेज है टेक ऑफ स्टेज, मतलब आर्थिक गतिशीलता। यहाँ से क्या होता है, अर्थव्यवस्था गति से बढ़ने लगती है, अर्थव्यवस्था को गति मिलता है, लेकिन हो गया इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। ऐसा प्लानिंग किया गया था कि भैया ये टेक ऑफ स्टेज रहेगा, बट ऐसा हुआ नहीं एक्चुअल में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जब देखिए यहाँ बुरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था गिरी, 5.6% टारगेट किया गया था, 2.4% ही ग्रोथ हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा निराशा देखने को मिला। तो इससे क्या हुआ कि कुछ दिन का गैप लिया गया, जो ये यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में जो कमी देखने को मिली ना इकोनॉमी में, तो यहाँ पर कुछ दिन कुछ समय के लिए क्या हुआ कि पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया गया, उसके विचार को, और योजना अवकाश बनाया गया। योजना अवकाश का काल बोला जाता है। योजना अवकाश मतलब यहाँ पे योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई गई। अब यहाँ पर क्या किया गया, 1966 से लेकर 1969 तक का जो टाइम पीरियड था, इसमें एक एक साल के लिए योजनाएं बनाई गई, कि एक साल पहले हम लोग बनाते, जैसे बजट आता है ना एक साल के लिए, उसी तरह से योजनाएं बनाई गई 1966 से 1967 तक, फिर 67 से 68 और उसके बाद 68 से 69। ये 3 वार्षिक योजनाओं का निर्माण किया गया था। कब, योजना अवकाश काल में। कि हम लोग देखते हैं कि भाई किस तरह से कहाँ कहाँ मतलब कमी है। आप देखिए, छोटा पहले माइक्रो लेवल पे अगर आप काम करते हो अच्छे से, वहाँ पे आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो, उसके बाद मैक्रो लेवल पे अपने आप चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो यहाँ पर ये जो योजना अवकाश का जो काल था, ये जो 3 साल का काल था, तो इसमें क्या किया गया, 3 वार्षिक योजनाओं का निर्माण किया गया था। अच्छा, ये समस्याएं क्यों आ रही थी, ये जो हम लोग नेगेटिव ग्रोथ देख रहे थे, इसका रीज़न क्या था कि 66 से 67 के बीच में क्या हुआ था, सूखे की समस्या आई थी, सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ था कि रुपयों का अवमूल्यन हो गया था एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। कि देखिए, रुपयों का अवमूल्यन का मतलब क्या ना, हमारा रुपया का वैल्यू कम कर दिया गया, किस लिए कि आयात बढ़ सके, ठीक है। ये सारा रीज़न हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, हम लोग नेगेटिव ग्रोथ देख रहे थे, ठीक। नेक्स्ट क्या है, देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ना, वो 1969 से 1974 तक का जो टाइम पीरियड था, उस बीच में आया था चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और इस मॉडल को बोला जाता है गाडगिल मॉडल। गाडगिल मॉडल पर यह आधारित था, ठीक है। इसी के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना जो है उसका उपनाम क्या है, गाडगिल मॉडल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, कि आर्थिक विकास तो हो, लेकिन वो क्या हो, स्टेबल हो, ठीक है। आर्थिक विकास पहले भी हो रहा था, पहले पंचवर्षीय योजना में भी हुआ, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ, लेकिन तीसरी में धड़ाम से हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई। तो इसीलिए क्या बोला गया कि भाई स्थिरता के साथ आर्थिक विकास भले स्लो हो, ग्रोथ रेट भले कम हो, लेकिन क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। दूसरा क्या था कि आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हों, दूसरे देशों पर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। जब हम खुद से आत्मनिर्भर रहेंगे, अपने आप में सक्षम रहेंगे, तभी ना हम अपना ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरे देशों पर हम लोग अगर आश्रित रहेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तो बाहर चला जाएगा। सब चीज़ हम लोग अगर इम्पोर्ट करवाने लगे तो उससे क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है ना, आर्थिक विकास कैसे होगा। इसीलिए कि अधिक से अधिक चीज़ों के लिए हम लोग आत्मनिर्भर हो। इसी समय क्या हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बफर स्टॉक की अवधारणा भी इसी समय पेश की गई थी। बफर स्टॉक क्या होता है, जो खाद्यान्न होते हैं ना, जो खाद्यान्न हम लोग उपजाते हैं किसान, उसको रखने के लिए क्या बनाया जाता है, बफर स्टॉक बनाया जाता है। तो उसी समय में जब इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी और ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी, इसी समय बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, जिसको DPAP बोलते हैं, उसके नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी कब, 1972 से 73। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, इसका मतलब क्या है कि कौन कौन सा एरिया में सूखा पड़ता है, तो पहले से उसको चिन्हित कर दिया जाए और उस क्षेत्र में क्या किया जा सकता है, कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है कि भाई इस समस्या का कम से कम प्रभाव पड़े। तो इसके लिए क्या किया गया था, एक कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, देखिए कि इस समय में जो टारगेटेड वृद्धि दर, जो लक्षित वृद्धि दर था वो 5.6% था, कि 5.6% के दर से हमारा जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगा। लेकिन वास्तविकता में कितना ग्रोथ हुआ था, 3.3%। ये जो ग्रोथ रेट है इसको आप अच्छे से एकदम याद रखोगे, 12 5 वर्षीय योजनाओं में कहाँ कब कितना ग्रोथ हुआ है, कितना लक्ष्य रखा गया था और कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक का है, 1974 से लेकर 1978 तक, ठीक है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था, डीपी धर के द्वारा बनाया गया था। ये नाम याद रखेंगे आप। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, कि गरीबी को दूर करना है और आत्मनिर्भर बनना है। 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया था। देखिए यहाँ पर एक चीज़, ये जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है, जब हम बता रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए होती है, ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड जब ये बनाया गया था तो 74 से 79 तक इसका होना चाहिए था टाइम पीरियड। लेकिन ये कितने दिन तक चला था, 74 से 78 तक, मतलब 1 वर्ष पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि मोरारजी देसाई जो थे, मोरारजी देसाई सरकार जो थी वो 1978 में उन्होंने क्या किया, इस योजना को इसको खारिज कर दिया। उनको पसंद नहीं आया ये आइडिया, ठीक है। अब इस समय में क्या क्या प्रमुख कार्य हुआ था, सबसे पहले 1975 ईस्वी में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया। दूसरा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई और सड़कों का चौड़ीकरण भी इसके अंतर्गत किया गया। 1975 ईस्वी में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई और 1975 से 79 तक पालन किया गया। देखिए ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1975 में, इसका पालन 79 तक किया गया था, ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम का मतलब 20 कार्यक्रम सेट किया गया कि भाई ये 20 काम हम लोगों को करना है, और उसका पालन किया गया था 75 से 79 तक कि भाई हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ये टारगेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, NNP न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस समय में लक्षित वृद्धि दर कितना था, 4.4%, और वास्तविक वृद्धि दर कितना था, 4.8%। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत भी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही हुई थी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत 1974 से 79 तक ये कार्यक्रम चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद आया रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान क्या था, रोलिंग प्लान का समय है, टाइम पीरियड है 1978 से 1980, 2 साल के लिए ये चला था। तो रोलिंग प्लान के समय क्या हुआ था, ये अनवरत योजना, इसको अनवरत योजना भी इसको बोला जाता है। हाँ, रोलिंग प्लान जो है वो 1978 से 1980 इसका टाइम पीरियड है और इसको अनवरत योजना भी बोलते हैं, ठीक है। और इस समय में क्या हुआ, 3 प्रकार की योजनाएं बनाई गई थी। ये जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई थी, जो भी बीजेपी सरकार है ना, ये उस समय जनता पार्टी की सरकार के नाम से जानी जाती थी। तो इस समय इनकी सरकार आई थी और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रोलिंग प्लान लाया था, जिसका टाइम पीरियड 78 से 80 तक का है। इसमें 3 तरह की योजनाओं की शुरुआत की गई थी। पहली योजना बनाई गई थी, जो पहली योजना थी वो वर्तमान वर्ष के लिए, जो वार्षिक बजट शामिल था जिसके अंतर्गत, कि भाई पहली योजना जो थी वो 1 साल के लिए बनाई गई कि इसमें 3 तरह की योजनाएं बनाई गई, पहली, दूसरी और तीसरी योजना। पहली योजना 1 वर्ष के लिए, जो वार्षिक बजट होता है कि 1 साल में हम लोग कहाँ कितना किस तरह से काम करेंगे, कितना कहाँ खर्च करेंगे, ये पहली योजना के अंतर्गत है। दूसरी योजना जो बनाई गई थी वो 3, 4 या 5 वर्ष के लिए थी, निश्चित वर्षों की योजना। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि भाई 3 वर्ष में हमको यहाँ पे इतना खर्च करना है, 4 वर्ष में ये काम कर लेना, 5 वर्ष में, मतलब वो प्लानिंग, एक टाइम पीरियड सेट कर दिया गया था। और तीसरी जो योजना थी वो लॉन्ग टर्म योजना थी, लंबी अवधि के लिए, जैसे 10, 15 या 20 साल के लिए कोई टारगेट कि 10 साल में हमको ये काम कंप्लीट कर लेना, 15 साल में ये कंप्लीट करना है, 20 साल में ये करना है। एक छोटा माइक्रो लेवल पे, फिर मैक्रो लेवल पे, और फिर उससे भी और बढ़ के, ठीक है। उसके बाद इसका नुकसान क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता की कमी। ये जो योजना लाई गई थी, रोलिंग प्लान जो लाया गया था, इसमें क्या हुआ कि स्थिरता नहीं एक जैसा रहता है हमेशा, तब ना होता है कि आप जब फ्लेक्सिबल हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि ठीक है टारगेट 1 साल का रखें और 1 साल में उसको पूरा नहीं कर पाए, अच्छा नेक्स्ट ईयर में करेंगे, तो वो जो
कहावत नहीं है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों वाला जो बन गया है अभी। पहले चलता था काल करे सो आज कर, आजकल नेताजी लोग क्या करते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अभी क्या बोलेंगे, आगे का लाइन भूल गए, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो हमारे नेताजी लोग जो करते हैं कि योजनाएं तो बहुत सारी बनाते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, कल पे टालते रहते हैं कि भाई अगला इलेक्शन में, अगला इलेक्शन में। और हम लोग भी उसी तरह, जैसे वो लोग हैं वैसे ही हम लोग भी, जनता लोग उनको जिताते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या किया गया था, ये जो योजनाएं बनाई गई थी ना, इसमें क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ गई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो कब आई थी, 1980 से 1985, 80 से 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। इसको क्या बोला जाता है, इस समय में क्या हुआ था, नेहरूवादी समाजवाद का अंत। हर समय समाजवाद को ही सोचते रहेंगे कि समाज का कल्याण ठीक है, करना है, लेकिन अर्थव्यवस्था का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, कि हमारा आर्थिक रूप से भी हम मजबूत हों, ठीक है। तो इस समय में क्या हुआ था, छठी पंचवर्षीय योजना के समय नेहरूवादी समाजवाद का अंत हो गया और नए तरीके से नए नए टेक्निक्स अपनाए जाने लगे कि किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छा से अच्छा उसका ग्रोथ किया जा सके, ठीक है। तो इस समय प्रमुख जो कार्य किए गए, सबसे पहला कार्य था ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी और ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 को। इसी समय जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम का भी विस्तार किया गया। हम लोगों का तो देखिए अभी फर्स्ट नंबर पे आ गया है आबादी, हमारे देश की आबादी जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही थी उस समय में। पहले तो जनसंख्या इतना तेज़ी से बढ़ रहा था कि एक एक परिवार में 12 बच्चे 13 बच्चे ऐसे देखने को मिलते थे, उसका कोई रोक ही नहीं था। अब ज़रूरत के हिसाब से आपका ज़मीन तो नहीं बढ़ रहा है, आपका खाद्यान्न नहीं बढ़ रहा है। जब ज़मीन ही लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है और पॉपुलेशन बिना बेहिसाब बढ़ेगा तो कैसे पूर्ति कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या किया गया, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था और इस समय उस कार्यक्रम का विस्तार किया गया, ठीक है। इस समय जो है लक्षित वृद्धि दर कितना था, 5.2% था और वास्तविक वृद्धि दर जो है वो 5.7% था। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला इकोनॉमी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका कार्यकाल 1985 से 1990 तक का है। इस समय हमारे जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो राजीव गांधी थे। इस योजना जो 7वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, सामाजिक न्याय। दूसरा, कमजोरों के उत्पीड़न को दूर करना। तीसरा, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना। नया नया टेक्नोलॉजी को हम कैसे प्रयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम विकास कैसे करेंगे। इसी समय में कृषि विकास पर जोर दिया गया और गरीबी विरोधी कार्यक्रम चलाए गए। गरीबी विरोधी, गरीब विरोधी नहीं है, गरीबी विरोधी है, ठीक है। कि आप गरीबी को कैसे दूर करेंगे। देखिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ना बहुत पहले से हमारे यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, इंदिरा गांधी के टाइम से भी या उससे पहले भी आदमी वो मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन करते ही थे। लेकिन आज तक हमारे देश से गरीबी नहीं हटी। तो कुछ तो इसमें जनता का भी दोष है, जनता का भी गलती है और बहुत हद तक सरकार भी इसके लिए दोषी है। हम लोग भी खुद नहीं चाहते हैं, ठीक है। अभी जैसे बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिसमें क्या होता है, फ्री में खाना वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है, या ये जो इंदिरा आवास वगैरह है, जिसको ज़रूरत नहीं है वो लोग भी ले रहे हैं। जिनके पास में जो सक्षम है खुद से करने में, वो भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। और जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है उनको नहीं मिल पाता है, इन योजनाओं का लाभ वो नहीं उठा पाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, कभी भी गरीबी दूर होगी नहीं, हो सकती है। तो ये इसका ज़्यादा कारण तो हम जनता लोग हैं, हम लोग हैं। अगर हम खुद से थोड़ा इतना उदार दिल रखें कि भाई हमारे पास में हम खुद कैपेबल हैं, तो हम सरकार से इन योजनाओं का लाभ नहीं लेंगे। और जो ज़रूरतमंद है, जिसको एक्चुअली ज़रूरत है, तो उसको वो चीज़, अगर एक जिसको ज़रूरत नहीं है वो अगर एक छोड़ दे तो एक ज़रूरतमंद को वो मिल जाएगा ना, तो उससे उसको लाभ मिलेगा और वो तब ना गरीबी दूर होगी। लेकिन जब हम लोग ही प्रयास नहीं करेंगे तो सिर्फ सरकार के सोचने से या बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। हम लोगों को भी उसमें, हम लोगों को भी सहभागी होना चाहिए, हम लोगों का भी सहयोग का ज़रूरत होता है, ठीक है ना। तो
उस समय में क्या हुआ था, जो ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इस समय गरीबी विरोधी कार्यक्रम चलाए गए थे और भोजन, वस्त्र तथा आश्रय की पूर्ण आपूर्ति उस समय में कि जिसके पास भोजन नहीं है, जिसको पहनने को कपड़ा नहीं है, सब बेसिक नीड्स है ना, रहने का घर नहीं है, उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। इस समय में लक्षित वृद्धि दर कितना था, लक्षित वृद्धि दर 5.05% इतना टारगेट किया गया था और वास्तविकता में कितना हुआ था, 6.01%। मीन्स यहाँ भी क्या हुआ था, इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिला था लगभग 1% का, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई थी, कितनी, 3.7% की दर से प्रति व्यक्ति आय में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा था। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद 2 वार्षिक योजनाएं आई जिसको एनुअल प्लान बोलते हैं, ठीक है, 1990 से लेकर 1992 तक का। पहली योजना 90 से 91 तक चली थी, दूसरी 91 से 92, जैसे बजट होता है ना उसी तरह से। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो 1992 से 1997 तक आई थी। और इसमें क्या है ना कि इस समय उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की शुरुआत हुई थी। ये जो रिफॉर्म किए गए थे ना, औद्योगिक रिफॉर्म जो हुआ था, ठीक है ना, तो उस समय में क्या हुआ था, ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत की गई थी। उस समय हमारी इकोनॉमी बहुत ख़राब, बुरे दौर से गुजर रही थी, तो बहुत सारा चेंज आया था अचानक से। वो जो पीरियड था ना 1992 से 1997 का, बहुत बड़ा स्केल पे हमारी इकोनॉमी में चेंज किया गया था। हमारे पूरी अर्थव्यवस्था में बड़े बड़े चेंजेस लाए गए, जिसकी वजह से अच्छा हम लोगों को, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिला, ग्रोथ मिला। नहीं तो उस समय बहुत दयनीय अवस्था में पहुंच गई थी हमारी इकोनॉमी। तो इस समय में क्या किया गया, उद्योगों का आधुनिकीकरण किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, भारत विश्व व्यापार संगठन जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका सदस्य बना था। कब बना था, 1 जनवरी 1995। ये क्वेश्चन आता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब, उसका समय क्या है, 1992 से लेकर 1997 तक, ठीक है। अच्छा, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, पहला जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, दूसरा गरीबी में कमी, तीसरा रोजगार सृजन, चौथा बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, पांचवा संस्थागत भवन, छठा पर्यटन प्रबंधन और सातवां मानव संसाधन विकास, आठवां पंचायती राज की भागीदारी और 9वां नगर पालिकाओं, गैर सरकारी संगठनों का विकेंद्रीकरण और लोगों की भागीदारी। और इस समय में जो लक्षित वृद्धि दर था, जो टारगेटेड ग्रोथ रेट था, वो 5.6% था और वास्तविक वृद्धि दर 6.8%। यहाँ भी इकोनॉमी हमारी ग्रोथ हुआ था हमारी इकोनॉमी में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 तक है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय एवं समानता पर जोर, असमानताओं को कम करना, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो या फिर फाइनेंशियल आधार पर हो, ठीक है, अमीर गरीब वाला जो प्रॉब्लम होता है, या जातिगत हो, तो सभी स्तर पर असमानताओं को दूर करना है और समानता पर जोर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, देश के आर्थिक विकास को बढ़ाना, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास हो देश का, इस पर जोर दिया गया, ठीक है। इस समय में जो टारगेटेड ग्रोथ रेट था वो 7.1% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर कितना हुआ था, 6.8%। यहाँ पर देखिए जितना टारगेट किया गया था उससे कम वृद्धि हुआ था। और इस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 तक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था 2007 तक गरीबी दर में 5% की कमी लाना। दूसरा, 2007 तक साक्षरता तथा मजदूरी दरों में लैंगिक अंतर में कम से कम 50% की कमी। उसके बाद 20 सूत्री कार्यक्रम लाए गए। नेक्स्ट था क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। देखिए ये बिल्कुल नेताजी वाला दौर आ गया था इस समय। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दर में 5% से कमी, ये सारे जो क्या है घोषणाएं करते हैं ना, अभी भी सरकार करती है, लेकिन
देखिए इकोनॉमिस्ट और जो सरकार होती है ना, कभी नहीं पड़ता दोनों में। इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जो अर्थशास्त्री होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहेंगे कि ग्रोथ हो, इकोनॉमी का ग्रोथ हो, ताकि उससे क्या होगा कि विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। लेकिन जो सरकार होती है, सरकार को क्या है, उसको जीतना है इलेक्शन। तो वो क्या करेगी, वो देखेगी कि भाई हम कहाँ पे वादे करती हैं, लेकिन अगर रियल में सरकार अगर उस तरह से काम करे, जितनी योजनाएं बनाई जाती हैं, अगर उन योजनाओं को सही तरीके से अगर उसको क्रियान्वित किया जाए, तो ऐसा नहीं है कि ये जो योजनाएं बनाया जाता है, ये जो टारगेट सेट किया जाता है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन सरकार जो है ना, वो उतनी ईमानदारी से काम नहीं करती है। सरकार में जो लोग होते हैं, मान लीजिए कि ऊपर से नीचे तक अगर 10 हाथों में 10 लोग उसमें हैं सम्मिलित, जिनको ये काम करना है, तो उसमें हो सकता है 1 या 2 जन अच्छे से काम करते हों, बाकी नहीं करते हों। तो इस तरह से तो वो लक्ष्य, वो जो टारगेट बना के रखा गया है, जो योजना बनाई गई है, उसको तो पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है ना। ठीक है, तो इसमें इस समय देखिए बहुत सारे लक्ष्य तय किए गए थे, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि अभी तक भी ये जो समस्याएं हैं वो अभी तक भी विद्यमान है हमारे समाज में। और इस समय जो लक्षित वृद्धि दर था वो कितना था, 8.1%। 8.1% का ग्रोथ रेट तय किया, लक्ष्य रखा गया था, टारगेट किया गया था। लेकिन वास्तविकता में कितना ग्रोथ रेट, वास्तविक रूप में कितना वृद्धि दर था, 7.7%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो 2007 से 2012 तक का है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था 11वीं पंचवर्षीय योजना का? तीव्र और समावेशी विकास। तीव्र और समावेशी विकास, जो विकास हो, आर्थिक विकास जो किया जाए वो तीव्र गति से किया जाए, और वो क्या हो, इंक्लूसिव हो, मतलब सबका साथ सबका विकास वाला स्थिति, कि भाई सभी को विकास होना चाहिए, सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। दूसरा जो था वो 2011-12 तक 18 से 23 वर्ष 23 वर्ष के आयु वर्ग को उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना। देखिए क्या होता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो देखिए आपको प्राइमरी में ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा। उसके बाद में जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते जाते हैं तो बहुत सारे कारणों से अलग अलग पैसों की कमी हो जाती है, या फिर मान लीजिए बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर इतनी सुविधा नहीं है, पढ़ाई की, स्कूल नहीं है हायर स्टडी के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, पढ़ाई छूट जाता है। लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती थी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पढ़ाई छूट जाता है, बीच में ही हायर एजुकेशन तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो उस समय में ये तय किया गया, ये टारगेट रखा गया कि जो 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, तो उनका क्या होगा, हायर क्लास में जो है ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, उस चीज़ पे जोर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि निर्धनता अनुपात में 2007 तक 5% तथा 2012 ईस्वी तक 15% की कमी लाना, कि जो निर्धनता का अनुपात है उसमें कमी 5% की दर से कमी की जाए 2007 तक, और 2012 आते आते इसमें 15% तक की कमी की जाए। नेक्स्ट है श्रम बल वृद्धि को उच्च गुणवत्ता युक्त रोजगार मुहैया कराना। श्रम बल वृद्धि का मतलब क्या है कि जो लोग भी काम करने योग्य हैं, ठीक है, तो उनको क्या एक अच्छा काम मुहैया कराया जाए। आप कैपेबल हैं, आप अच्छा काम कर सकते हैं, आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको उस तरह से काम, आप पढ़े हुए हैं, बहुत सारे अभी क्या हो गया, इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, और उनको काम नहीं, कोई गार्ड का काम मिल जाता है, कोई और छोटा मोटा काम मिल जाता है। देखिए काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, लेकिन आप किस काम को करने में सक्षम हैं, आप कितना जो इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको आपकी क्षमता के हिसाब से आपको काम नहीं मिलता है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसको लॉस ही हो रहा है ना। हाँ, आप स्किल्ड हैं और आपको उस हिसाब से काम नहीं मिल रहा है, तो आपका परफॉर्मेंस आप कितने भी अच्छे करोगे तो आपको तो उस हिसाब से ग्रोथ नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए क्या किया गया कि उसके लिए ऐसा, मतलब ये योजना के अंतर्गत ये उद्देश्य रखा गया कि जो जिस लायक है उसको भाई उस तरह से काम भी प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट क्या है देखिए, कृषि उद्योग और सेवाओं में वृद्धि दर को क्रमशः 4%, 10% और 9% तक बढ़ाना। कृषि में जो है वो वृद्धि दर 4% की दर से बढ़े,
उद्योग जो है वहाँ 10% का ग्रोथ देखने को मिले और सेवा में क्या है 9% तक का ग्रोथ रेट देखने को मिले, ऐसा टारगेट किया गया। उसके बाद चूँकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी तो प्रजनन दर जो है उसको घटाकर 2.1 करना था, 2.1%। और नेक्स्ट क्या है 2012 तक देश के सभी गाँवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। 2012 तक देश के सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। अभी भी 2012 का टारगेट था, लेकिन देखिए कितने अच्छे से हमारी सरकार काम करती है कि आज तक भी आप बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। गर्मी में तो पानी नहीं मिलता, बेचारे कितने दूर दूर से जा कर के लेके आते हैं और पीने लायक पानी भी नहीं है वहाँ पे। उस गंदे पानी को पी करके और बीमार पड़ जाते हैं, अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि रोजगार के 7 करोड़ नए अवसर सृजित करना, ये भी टारगेट रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है लक्षित वृद्धि दर कितना था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। जो टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था वो 9%, बट एक्चुअल में कितना ग्रोथ हुआ था 7.9% की दर से। और ये रंगराजन मॉडल पर आधारित था। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? रंगराजन मॉडल पर आधारित था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक के लिए बनाया गया था, लेकिन ये 2017 तक नहीं चला क्योंकि 2014 में सरकार बदल गई ना, मोदी सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई, तो उसके बाद से 12वीं पंचवर्षीय योजना की जगह पर अब अभी क्या नीति आयोग आ गया ना। नीति आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में आगे की वीडियोज़ में, ठीक है। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि रोजगार के 5 करोड़ नए अवसरों के सृजन का लक्ष्य था। दूसरा था स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना। उसके बाद 0 से 3 वर्ष आयु वर्ग में कुपोषण को दूर करना। सभी गांवों में बिजली पहुंचाना। योजना के अंत तक सभी गांवों को 12मासी सड़क से जोड़ना और 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। और इस समय लक्षित वृद्धि दर कितना, टारगेटेड ग्रोथ रेट कितना था 8% का रेट सेट किया गया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर इसका मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि ये तो बीच में ही ब्रेक हो गया था ना। दूसरी जब सरकार बदली उसके बाद तो योजना ही बदल गई। तो यहाँ ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना। हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है ना वो जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग पीजीटी एग्ज़ाम्स में, कुछ नेट के क्वेश्चन हैं और पीसीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अभी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी A12, B13, C14 और D इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय। 12वीं पंचवर्षीय 2012 से 17 तक का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, उस समय मनमोहन सरकार थी, मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? A. M. विश्वेश्वरैया, B. श्रीमन नारायण, C. M. N. राय और D. K. M. मुंशी। क्या होगा इसका आंसर? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इसको लिखा था किसने? M. विश्वेश्वरैया ने लिखा था। किसने लिखा था? M. विश्वेश्वरैया ने 1934 ईस्वी में। और इसमें उन्होंने क्या किया था कि क्या कहा था कि भारत के नियोजित विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की शुरुआत की जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? A. 1980 से 85 सिक्स्थ पंचवर्षीय योजना, B. 1966 से 69 वार्षिक योजना और योजना अवकाश, C. 1990 से 1995 एट्थ पंचवर्षीय योजना एंड D. 2012 से 2017 12 पंचवर्षीय योजना। क्या होगा इसका आंसर? देखिए 80 से 85 तक सिक्स्थ पंचवर्षीय योजना थी, ये तो बिल्कुल सही है। बी है 1966 से 69, इस समय योजना अवकाश का काल माना जाता है क्योंकि यहाँ वार्षिक योजनाएं बनी थी, ठीक है ना। 66 से 67, 67 से 68 और फिर 68 से 69,
तो ये वाला भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन है 12 से 17 तक 12 पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। तो इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो 1990 से 1995 तक का 8th पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ये गलत है। ठीक है, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ना, 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था, देखिए है ना, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक का है, न कि 90 से लेकर 95 तक। ठीक है, और इस समय में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था ए समावेशी एवं सतत विकास, बी समावेशी विकास एवं गरीबी में कमी लाना, सी तेज सतत और अधिक समावेशी विकास, और डी गरीबी और बेरोजगारी कम करने हेतु सतत एवं समावेशी विकास। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा तेज सतत और अधिक समावेशी विकास। सबका विकास हो, निरंतर विकास करना है और तेज गति से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नियोजन में योजना अवकाश, जिसको प्लान हॉलीडे कहते हैं, किस अवधि में रहा, 1991 से 93, बी 1985 से 87, सी 1966 टू 69 और डी 1979 से 81। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, योजना अवकाश 1966 से 69, तीन साल के लिए था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी, ए बी एन गाडगिल, बी सी एन वकील, सी पी सी महालनोबिस और डी वी के आर वी राव। क्या हो जाएगा इसका आंसर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, पी सी महालनोबिस। ठीक है, और बी एन गाडगिल ने चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर सबसे अधिक जोर दिया गया, कृषि विकास, बी ऊर्जा क्षेत्र का विकास, सी सामाजिक क्षेत्र वित्त पोषण और डी बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर किस पे ज़्यादा जोर दिया गया था, डी बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है सही नहीं है। ठीक है, नेगेटिव ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो ए क्या है, 11वीं योजना समावेशी विकास पर बल दिया था। दूसरी योजना बी भारी उद्योग निवेश, सी तीसरी योजना संतुलित वृद्धि और डी 8वीं योजना बुनियादी आवश्यकताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी तीसरी योजना संतुलित वृद्धि, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष भारत के किसी भी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है, ए 1969 टू 70, बी 1990 टू 1991, सी 2003 टू 4 एंड डी 2008 टू 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 1990 टू 1991। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, ए कृषि क्षेत्र, बी उद्योग, सी मानव संसाधन विकास और डी गरीबी निवारण। इसका आंसर हो जाएगा सी मानव संसाधन विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई थी उसमें मानव संसाधन के विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गांधीवादी योजना को डैश ने सूत्रबद्ध किया था, ए महात्मा गांधी, बी एम एन रॉय, सी दादा भाई नौरोजी और डी श्रीमान नारायण अग्रवाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गांधीवादी योजना जो है, गांधीवादी योजना श्रीमान नारायण अग्रवाल ने सूत्रबद्ध किया था। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के बीच में कि गांधीवादी योजना है तो महात्मा गांधी के द्वारा इसको लाया गया होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। गांधीवादी योजना जो है ना, गांधीयन प्लान, ये श्रीमान नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1944 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए महालनोबिस मॉडल, बी अनवरत योजना का प्रारंभ, सी योजनावकाश की घोषणा एंड डी समावेशी समृद्धि रणनीति। देखिए सबसे पहले है, एक मिनट, सबसे पहले होगा महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल आया था 1956 में। बी हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा आपका योजनावकाश की घोषणा। योजनावकाश की घोषणा कब की गई थी? 66 से 69 तक। उसके बाद होगा बी अनवरत योजना का प्रारंभ। अनवरत योजना का प्रारंभ 78 से 79, 78 से 79। और उसके बाद होगा डी समावेशी समृद्धि रणनीति, जो आया था 2007 में। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस, इसको ठीक से सही कालक्रम इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ACBD, मीन्स 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कूट दिया हुआ है लेफ्ट राइट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के दृष्टिकोण पत्र में विकास दर का लक्ष्य था 7.5%, बी 8%, सी 8.5% और डी 9%। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? डी हो जाएगा 13 का डी 9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। किस योजना के अंतर्गत 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आरंभ किया गया था? ए तीसरी योजना, बी चौथी योजना, सी वार्षिक योजनाएं और डी 5वीं योजना। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम का जो आरंभ हुआ था वो किस योजना के अंतर्गत हुआ था? 5वीं योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विकास प्रारूपों में से कौन सा एक प्रारूप भारतवर्ष में प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रयोग किया गया था? ए हेरल्ड डोमर मॉडल, बी हेरल्ड प्रारूप, सी महालनोबिस प्रारूप और डी सोलो मॉडल। देखिए प्रारूप और मॉडल दोनों सेम ही चीज़ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हेरल्ड डोमर मॉडल, जो पहली पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई थी वो हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।